सेवा, न्याय और कर्म के पथ पर आगे बढ़ने वाली एक ऐसी शख्सियत आदरणीय श्री BM भामू साहब आज हमारे बीच में है। यानी कि आज 12 फरवरी 2023 और आज है आदरणीय भामू साहब का जन्म दिवस। और इसी जन्म दिवस को खास बनाने के लिए हम उनके विजन, उनके विचार, उनकी कर्मनिष्ठा, उनकी विशिष्ट उपलब्धियां, योग्यताएं और जन सेवा के अद्भुत जज्बे पर बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आदरणीय भामू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद जी सर, आज आपका जन्मदिन है, हमारी तरफ से भी बधाई। और आप जब अजमेर डिस्कॉम के MD थे तो आपने अजमेर डिस्कॉम को अनेक श्रेणियों में अव्वल रखते हुए देश की नंबर 1 डिस्कॉम बनाया। उसके लिए आपको सम्मान भी प्रदान किया गया। ऑल ओवर पूरे प्रदेश से आपको बधाइयाँ मिली है आज सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। और जैसा मैं जानता हूँ कि एक बड़े जो जन समुदाय है उसकी बड़ी आस्था, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण आपके प्रति है। तो उन सब लोगों के प्रति आप किस रूप में आभार व्यक्त करेंगे? सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे इस अवसर पर आपने बधाई दी है। और इसके साथ ही मैं चूँकि 40 वर्ष तक मेरे सेवा काल में बीकानेर से लेकर अजमेर तक कई ज़िलों में मैंने नौकरी की है और काफ़ी लोगों के मेरे पास आज बधाई संदेश आए हैं। उन सब को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका मेरे ऊपर इतना स्नेह प्रेम रहा और सबकी शुभकामनाएं रही। सर, 40 साल का आपका राजकीय सेवा काल रहा है। एक AN से लेकर आपने MD तक का सफ़र तय किया है। 40 वर्षों की सेवा की कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसी उपलब्धियां जिन पर आपको आज भी गौरव है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश हों, चाहे आपके डिस्कॉम के नवाचार हों, तो उनको इस अवसर पर आप याद करें और हम सबको अवगत करवाएं। देखिए, 40 वर्ष का जो कार्यकाल है उससे पहले जो मेरे बचपन का मान लो या युवावस्था में जो जाने का मेरा समय था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे और लक्ष्मणगढ़ में श्रद्धानाथ जी महाराज का अभी आश्रम बना हुआ है और वो उनके परम शिष्य थे। और वो सरकारी टीचर होने के साथ साथ में एक बहुत ही अच्छे भजन गायक भी थे। तो वो श्रद्धानाथ जी के आश्रम में वो जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो वो वहाँ पर भजन गाते थे। और इसके साथ में ही हमारे गाँव के आसपास के का जो क्षेत्र था उसमें भी जो भी लोग उनको बुलाते थे वहाँ पर वो भजन बोलते थे। और मैं भी बचपन से ही पिताजी के साथ श्रद्धानाथ जी के आश्रम में जाता था और श्रद्धानाथ जी महाराज की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी। और मैं मानता हूँ कि पिताजी का आशीर्वाद और श्रद्धानाथ जी महाराज का आशीर्वाद ही मेरे सबसे बड़ी मेरी पूंजी रही कि जिसके बल पर मैं एक कनिष्ठ अभियंता के पद से लेकर और MD के पद तक जा सका। जहाँ तक जो 40 साल का कार्यकाल रहा उसमें जो छाया रही वो बचपन की रही। और जो बचपन में पिताजी का जो घर पर जो एक डिसिप्लिन था वो कहीं न कहीं मेरे मन को बचपन से ही घेरे हुए था। और मैं शुरू से ये चाह रहा था कि डिसिप्लिन आर्मी में होता है तो मैं आर्मी में ऑफिसर बनने की मेरी तमन्ना थी। और उसके लिए मैंने सैनिक स्कूल में जाने के लिए मैंने एग्ज़ाम दी थी। एग्ज़ाम मैंने पास कर ली थी, परंतु हमारा दुर्भाग्य था कि मैं जब 10 साल का था, 5वीं क्लास मैंने पास की, तो हमारी माताजी का देहांत हो गया। और हमारे वो जो एक सपना था या यूँ कहें कि जो हमारा आगे का रास्ता था वो एक बार बंद हो गया। लेकिन ये जो मन में जो एक इच्छा थी आर्मी का ऑफिसर बनने की और डिसिप्लिन में रहने की, ये शुरू से ही मेरे अंदर थी। और इसका मैंने नौकरी में जो है जो 40 साल का मेरा कार्यकाल रहा उसमें वो हमेशा परिलक्षित रही। जैसा कि आपने कहा कि सर्विस में फिर इसका क्या आगे उपयोग रहा, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने बीकानेर से कनिष्ठ अभियंता के रूप में मैंने मेरे इस सफ़र का जो पड़ाव शुरू किया था और वो विभिन्न पदों से को पार करते हुए और वो MD के पद तक मैं पहुंचा। मैं
अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2017 तक विभिन्न पदों पर, चाहे राजस्थान पावर प्रिक्योरमेंट के लिए जयपुर में हो, चाहे चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल हो, और चाहे चीफ इंजीनियर जोनल चीफ इंजीनियर झुंझुनू हो, मैंने करीबन 4.5 साल का सफ़र एज ए चीफ इंजीनियर पार किया। और उसके बाद में 4 अक्टूबर 2017 को मैं उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने मुझे एमडी के पद पर नियुक्त किया। और जब नियुक्त किया तो एक ही मेरा सपना था कि मैं इस जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है उसको कितनी ईमानदारी और कितनी कर्तव्य निष्ठा से मैं निभा सकूँ, वो उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और जब मैं पहली बार माननीय मुख्यमंत्री से मिला उनके चेंबर में जाकर, तो उनका एक ही संदेश था कि उन्होंने पूरा मेरे बारे में मालूम किया है कि आपको एक तो जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या जो वीसीआर भरने की है, उस समस्या का समाधान किया जाए और आम उपभोक्ता है उसको कैसे सेवा दे सकें, कैसे अपन ढाणी ढाणी तक जो है बिजली पहुंचा सके और सेवा भाव से कैसे काम किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको काम करना है। उन्होंने केवल इतना ही कहा और मैंने उनको एक ही बात कही कि मैम, मैं आपने जो मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं 100% उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और मैं आज आपको बहुत संतुष्टि के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं 100% उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश की और जिसका परिणाम ये रहा कि विभिन्न प्लेटफार्म्स पर माननीय सीएम वसुंधरा जी, उन्होंने भी मेरी प्रशंसा की और ये मैं मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मानता हूँ कि सीएम लेवल तक भी मेरी एक बहुत अल्प समय में रहा, करीब 1.5 साल भी पूरा नहीं रहा, उसमें जो है सीएम लेवल तक भी मैं मेरी पहचान बना सका। जहाँ तक डिसिप्लिन का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एमडी बनते ही मेरे जो दिमाग में पहला जो मेरा कार्य आया वो आया कि डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करें। और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले मैंने मेरे जितने भी यूनियंस के नेता थे, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर्स के हो, चाहे वो इंजीनियर्स के हो, उन सब से मैंने मीटिंग करके एक ही बात कही कि सारी समस्याओं की जो जड़ है वो है इनडिसिप्लिन। और डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे पहला होता है कि अपन सब एक यूनिफॉर्म में हो, लोगों को लगे कि ये डिस्कॉम के आदमी है, एक इंस्टीट्यूट के आदमी है और ये सब एक है। तो मैंने उनसे सबसे राय लेकर और उनकी सहमति लेकर और हमने यूनिफॉर्म लागू की। और आप अचंभा करेंगे कि हमारे जो 15,000 कर्मचारी और अधिकारी थे, स्वयं मैं भी, हम सब लोग 100% यूनिफॉर्म में उस समय आते थे। हमारे जो टेक्निकल हेल्पर थे उन्होंने मेरे सामने बात रखी कि सर, जो खाकी जो हमारी यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म में हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है। जैसे हम काम कर रहे हैं, काम करते करते किसी प्रोग्राम में जाना है, शादी में जाना है, तो हम उस खाकी यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते। तो मैंने उनसे उनके विचार जानकर और एक ऐसी हमने यूनिफॉर्म ईजाद की कि कोई भी ये महसूस नहीं करे कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ। और वो एज ए ऑफिशियल ड्रेस भी और एज जो सामाजिक रूप से भी सही रूप से हो सकती थी। तो वो जो यूनिफॉर्म थी हमारी, वो निश्चित रूप से आप सही करें कि वो सामाजिक रूप से भी एक्सेप्टेड थी। तो लोग बड़े खुश थे और डिसिप्लिन और काम करने का जो हमारा आगे बढ़ने का एक तरीका था, उसका पहला सोपान ये था और वो हमने पार किया। उसके बाद में बात आती है जो माननीय मैडम ने कहा था कि किसानों की और जो गरीब लोग हैं उनकी छोटी छोटी समस्याएं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये जो विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट्स बननी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आती थी कि गलत बना दी, गरीब लोग हैं उनके बहुत बड़ी वीसीआर भरकर उनके बिल जारी कर दिए गए। तो उसमें मैंने एग्रीकल्चर के अंदर सारे ऑफिसर्स की मीटिंग लेकर उनको कह दिया गया कि एग्रीकल्चर में जो किसान कनेक्शन लिए हुए हैं उन किसानों की वीसीआर नहीं भरकर आप उनका जो लोड बढ़ा हुआ है, क्योंकि किसान की मोटर नीचे रखने से उसकी कैपेसिटी बढ़ती है और पानी नीचे जा रहा है, इसमें किसी किसान का कोई दोष नहीं है। तो मैंने सबको ये समझाया कि किसान यदि बड़ी मोटर रख रहा है तो आप उसका लोड जो है रेगुलर कर दें।
ये नहीं कि उनकी वीसीआर भरकर एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उनको पहुंचाया जाए। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे समय में किसानों की इस तरह की वीसीआर भरने पर मैंने पूर्णतः रोक लगा दी। इसके साथ ही डोमेस्टिक कनेक्शन में मैंने 4 कैटेगरी बना दी, ABCD। ए कैटेगरी में जिस घर में AC लगा हुआ है, बी कैटेगरी में जो बहुत बड़ा घर यानी बिग हाउस है, सी कैटेगरी यानी कॉमन हाउस जिसमें 2-3 कमरे हो, एकदम लोअर मिडिल क्लास जो आदमी बनाता है, और डी मीन्स डाउन हाउस, झोंपड़ा है, छप्पर है, बहुत ट्राइबल एरिया हमारे काफ़ी अजमेर डिस्को में बड़ा था, तो उसमें एक छप्पर टाइप जो होता है उसको डी कैटेगरी में रखा। और मैंने निर्देश दिए कि सी और डी कैटेगरी की वीसीआर नहीं भरकर और उनको समझाइश करनी है, उनके यदि मीटर अंदर लगे हुए हैं तो उनको बाहर लगाना है, और ए और बी कैटेगरी जो है उसमें पहले आप उनकी रेकी कीजिए, उनका ऑफिस में बैठकर उनका रिकॉर्ड देखिए कि AC लगा हुआ है फिर भी यदि कमा रहा है, और उसी घर में प्रवेश किया जाए वीसीआर के लिए ए और बी कैटेगरी में, जिसकी निश्चित रूप से आपको ये एहसास हो जाए कि यहाँ पर चोरी हो रही है। क्योंकि अमूमन क्या होता है, हमारी वीसीआर की जो टीम होती है वो विजिलेंस वाली टीम 100 घरों में घुस जाती है सुबह सुबह, और उनमें से चोरी मिलती है 2 घरों में, यानी 98 घरों में लोगों को के जो सामान्य जीवन है उसको वो ऋणात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और बाधित करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर मैंने रोक लगाई। मेरा ये मानना है कि किसी के ऊपर आप सज़ा देकर किसी चीज़ अपराध को नहीं रोक सकते। जो अपराध है या चोरी है उसका जो सोर्स है उस सोर्स को रोका जाए। तो हमने सोर्स रोकने के लिए हर फीडर के ऊपर जो हमारा टेक्निकल हेल्पर था, JN था, उसको मूवमेंट करवाया, और जहाँ जहाँ भी कहीं चोरी के सोर्सेज थे उन सोर्सेज को रोका। और इसके साथ ही जो ट्राइबल एरिया था जिसमें 100 वाट का 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, या कहीं पर भी जो 100 वाट के 60 वाट के बल्ब लगे हुए थे, उसके लिए हमने एक नया नवाचार किया 100 वाट से 9 वाट, और उसमें 9 वाट की LED हमने भामाशाहों से खरीदवाई, जिसमें 1 लाख LED हमारे कर्मचारी अधिकारी जो 15,000 हैं उन्होंने 1 लाख LED हमारी जेब से खरीदी, और उनको हमने ट्राइबल एरिया में और जो दूसरे एरियाज है उनमें जाकर जो 100 वाट या 60 वाट के बल्ब लगे हुए थे उनको उतारा, और उनकी जगह वो जो भामाशाहों से ली हुई LED थी उसको लगाया। और परिणाम ये हुआ कि ये जो हमने नवाचार किए, इन नवाचारों से हमने 3% के आसपास 1 साल में लॉसेज को कम किया, और इसके साथ में ही हमने करीबन 950 करोड़ का डिस्कॉम का फ़ायदा भी करवाया। तो इस तरह से पूरे हम जो भी मुझे 14-15 महीने लगे उसमें हर महीने एक नवाचार, और जिसमें एक नया नवाचार ये शुरू किया कि हर महीने पूरी कंपनी का एक बेस्ट AN, एक बेस्ट JN, एक बेस्ट अकाउंट्स ARO और एक बेस्ट टेक्निकल हेल्पर, उन 4 को हम बेस्ट AN ऑफ द मंथ, बेस्ट JN ऑफ द मंथ, बेस्ट ARO ऑफ द मंथ एंड बेस्ट टेक्निकल हेल्पर ऑफ द मंथ, उनकी बाकायदा फ़ोटो हम हमारे जो विद्युत भवन है अजमेर में उसमें बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा के उनकी फ़ोटो लगाते थे, और वो बेस्ट क्यों है वो हम नीचे लिखते थे, और उनको हम सर्टिफिकेट हर महीने 4 को सर्टिफिकेट जारी करते थे। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हमने जो सोर्स है उनको रोक कर किया, वैसे ही मेरा ये मानना है कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको यदि प्रताड़ित करेंगे तो प्रताड़ना से आप रिजल्ट नहीं ला सकते। ये मेरा शुरू से ही रहा है। तो मैंने प्रताड़ित करने की बजाय उनको मोटिवेट किया, और हर स्टेज के ऊपर मैं हर सर्कल में मीटिंग लेने जाता था, और टेक्निकल हेल्पर तक की मैंने 500 लोगों की सामने बिठाकर और मीटिंग ली, और उनको मोटिवेट किया, उनको क्या अपना कैरेक्टर होना चाहिए वो बताया, और क्या अपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक कहा कि जब LIC का एजेंट हमारे घर आ सकता है, तो हम यदि कोई आदमी मकान बना रहा है, इंडस्ट्री बना रहा है, तो हम एक बिजली का फॉर्म लेकर और उसके वहाँ जाकर साइन करवा के क्यों नहीं ला सकते। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी एक कॉमर्शियल एंटिटी है, तो उसमें हमें अगले तक हमें पहुँचना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। होता क्या आया है कि वेट तो करते ही करते थे, उसके बाद में भी उसकी चप्पलें घिसवाते थे। मैंने ये सब बंद कर दिया।
मेरे सामने शाम को मॉनिटर के ऊपर जो मैंने उनको टारगेट दी कि डोमेस्टिक कनेक्शन इतने दिन में, एग्रीकल्चर कनेक्शन इतने दिन में, वो सारा का सारा मेरे मॉनिटर पर शाम को आ जाता था। तो ये सारे के सारे जो इंटरवेंशंस किए मैंने, इसकी बदौलत हम जो है निगम में एक बहुत अच्छी छवि बना सके। हमारे टेक्निकल हेल्पर से लेकर और चीफ इंजीनियर तक लोगों की एक इमेज बनी, और करप्शन के मामले में स्पष्ट मैंने सारे ऑफिसर्स को कह रखा था कि मैं, आप ड्यूटी पर नहीं आओगे मुझे सहन है, आप कम काम करोगे मुझे सहन है, लेकिन करप्शन की यदि कंप्लेंट्स आ गई तो मुझे सहन नहीं होगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे समय में मेरे पास कोई करप्शन की शिकायत नीचे से एक भी नहीं आई, न गवर्नमेंट के पास गई। और ये मेरा सौभाग्य रहा, हमारे काम का परिणाम रहा कि पूरा का पूरा मुझे कर्मचारियों और अधिकारियों का सहयोग मिला। और परिणाम ये रहा कि हम पूरे इंडिया में कंटिन्यू हर महीने हम जो है लोगों की कंप्लेंट्स निकालने में पूरे भारत के अंदर प्रथम रहे। ये पहला मौका था कि अजमेर डिस्कॉम जो है पूरे भारत में प्रथम रहा था। सर, 40 वर्षों के सेवा काल, एमडी के रूप में 1.5 साल के कार्यकाल में आपने वो अनूठे कार्य किए जो जनरली बहुत कम लोग कर पाते हैं, और उन बिरले लोगों में आप शामिल हैं जिनको एक ऐसा अनूठा कार्य करने का अवसर मिला जिस पर हम सबको गौरव है। आगे सर, रिटायरमेंट के बाद में जिस तरीके से आप अपनी दिनचर्या जी रहे हैं, लोगों का स्नेह मिल रहा है, आज भी आप स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, कर्मयोगी हैं, तो इस कर्मयोगिता का लाभ जनता को और भी जनसेवा के रूप में देना चाहेंगे, ऐसी जनता की डिमांड भी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, फरवरी 19 में वर्तमान सरकार आने के बाद में मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया और ओएसडी एनर्जी डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग की गई। मुझे वहाँ पर 13 महीने में कोई काम मेरे पास नहीं था। उसके बाद में मैं फरवरी 2020 में रिटायर हुआ। मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा हुआ है वो मिलेगा, वो हमें मिलेगा। मेरा ये मानना है कि जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है वो सेवा में करता रहूँगा। मैंने पूरे मेरे जीवन में ईमानदारी से काम किया और वो ईमानदारी से काम किया मैंने दूसरों के लिए। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे मेरे बच्चों का या मुझे जो है कोई वेल्थ इकट्ठी करनी है या कोई धन इकट्ठा करना है, ये मैंने नहीं सोचा। लेकिन ईश्वर की ओर मेरे पिताजी का आशीर्वाद रहा, ईश्वर की कृपा रही और सैदानाथ जी महाराज का आशीर्वाद रहा कि मेरे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़े। आईआईटी दिल्ली में पीएचडी तक मेरे बच्चे गए, बिट्स पिलानी में गए। मेरे 3 बेटियां हैं और तीनों आज यूएस के अंदर, तीनों दामाद और तीनों बेटियां बहुत अच्छा अपना जॉब कर रही हैं। मैं मेरे जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं जयपुर में एक 200 गज के विला के अंदर घर में मैं चोमू और जयपुर के बीच में मैं रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा कोई भाग्यशाली आदमी नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि रिटायरमेंट शब्द को मैं मेरे जीवन से निकाल रखा है मैंने और हमेशा एक्टिव रहता हूँ। अभी भी मैं पढ़ता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा शेष जीवन है, मेरा जीवन का जो अंतिम क्षण है, तब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूं। सरकार किसी भी रूप में मेरे से सेवा ले या जनता किसी भी रूप में मेरे से सेवा ले, मैं सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और यदि मुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा तो भी मैं सेवा के अवसर ढूंढता रहूँगा जीवन पर्यंत। तो निश्चित रूप से कि कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। ऐसा सेवा का संकल्प आदरणीय भामू साहब का है। सर, आपके जज्बे को, आपके जुनून को, आपके कर्मनिष्ठा को हमारा सलाम है। आप प्रगति के नए सोपान पर सेवा कर्म का ये स्वर्णिम इतिहास रचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः जेवीपी मीडिया की पूरी टीम और मेरे अनुज किवाड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे जन्मदिन को आज आपने बहुत ही आकर्षक बना दिया और मुझे 2 शब्द कहने का, मीडिया के माध्यम से कहने का आपने मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।